पिला दो जरा पानी। हाँ। बिहारी बाबू आज कैसे दर्शन दे दिए? विनय, पुष्पा। हम्म। देवव्रत, देवव्रत। शुभम सेठ, गुड इवनिंग। खे, तो अमरनाथ। हम्म। मैंने किसी से पूछा थोड़ा ना था कि टेस्ट में फर्स्ट रैंक किसकी है। अभी 85 क्वेश्चन थे तकरीबन, ठीक है ना? तो कल कुछ क्वेश्चन नहीं हो पाए थे आप लोगों के, ठीक है? और जिसकी वजह से मुझे कितने दिन से क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं भाई। कल ही की तो क्लास है बस। कल ही तो हमने जो है एमसीक्यू यूट्यूब पे हमने कराए थे कल एमसीक्यू, ठीक है ना? जो जो टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए हैं उसके हम एमसीक्यू हर हफ्ते यूट्यूब पे कराते हैं, ठीक है ना? और अगर मैं आज की बात करूं तो हमने सारे टॉपिक ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है? कंप्यूटर फंडामेंटल में जो चीज़ इनकम्प्लीट थी वो भी हमने पूरी करा दी हैं, ठीक है ना? तो नंबर सिस्टम, ठीक है, ये सब हमने करा दिया है इसके अंदर, ठीक है? लॉजिक गेट्स वगैरह करा दिए हैं, मेमोरी सिस्टम करा दिया है, ठीक है? सीपीयू कंप्यूटर की जनरेशन वगैरह हमने ये सब करा दिया है। जो आप में जो आप में क्या होता है, जो आप में टेस्ट हुआ है उसका पूछ रहा हूँ। मेरा कौन सा टेस्ट हुआ है भाई? तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीज़ हमने कंप्लीट करा दी है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था जब हमारा ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है ना? यही बात हुई थी ना हमारी, एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है? तो अब हमारा वो टाइम आ चुका है कि हम जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और डेली हम यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन डेली बेस में जो भी हम कर पाएंगे। अरे तो इतना घबराने की क्या जरूरत है भाई विनय कुमार दास? अगर रिजेक्टेड लिस्ट आ गई है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी की आए रिजेक्टेड लिस्ट, किसी के ना आए, अपने आप से चिंता करोगे कि तुम्हारा नाम तो नहीं है ना, बस उससे चिंता करो। और अगर तुम्हारा नाम रिजेक्टेड लिस्ट में आ भी जाएगा तो क्या दिक्कत है? नेक्स्ट ईयर फिर तैयारी करना। जितनी अच्छी तैयारी होगी नौकरी तो उसको भी मिलेगी ना। ऐसे तो है नहीं कि जिसने फॉर्म भर दिया उसको नौकरी मिल जाएगी। तो जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी उसको ही जॉब मिल जाएगी। कोपा का इन्फोट्रेड ऐप पर टेस्ट हुआ था? नहीं, कोपा का इन्फोट्रेड पे ऐसे कोई टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है? तो दूसरा,
जैसे कि अभी कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कि भाई हम बुक कौन सी लें, है ना, जैसे पुष्पा ने आज मुझसे पूछा था कि बुक वगैरह कौन सी लें, तो मैंने आपको कितनी बार बोला है, कितनी बार मैंने आपको बोला है कि आपको डीप में पढ़ाई करनी है, ऐसी कोई स्पेशल बुक नहीं है मार्केट में। अगर कोई बुक मार्केट में लॉन्च कर दे कि भाई ये आप छोड़िए, देखिए, गुड इवनिंग स्वास्तिका, तो इस तरीके से अगर आप सोचो कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर डीआरडी की तैयारी के लिए मुझे कौन सी बुक चाहिए, है ना, ये पूछ रहे हो कि कौन सी बुक चाहिए, तो मेरे जवाब आपको पता है कि मेरा जवाब क्या मिलना है, फिर भी आप लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी बुक लें। अब आप सोचो कि मार्केट में कोई बुक आ गई, ठीक है ना, और उस पर लिख दिया डीआरडीए कॉपर ट्रेड, तो आप सब लोग क्या करोगे, उस बुक के पीछे भाग जाओगे, है ना, सब लोग उस बुक को खरीदने में लग जाओगे। कितनी मोटी बुक होगी, इतनी मोटी बुक होगी, ज़्यादा थोड़ी सी, थोड़ी ज़्यादा मोटी बुक होगी, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा, तो इस तरीके से होगा क्या, वो बुक आप ले लोगे, लेने के बाद क्या होगा, आप खुद सोचिए, जब आप उस बुक को ले लेंगे तो क्या आप, क्या किसी का पढ़ने, अगर उस पूरी पूरी बुक का एक एक चैप्टर भी आप पढ़ लोगे तो भी उसमें दिक्कत आ जाएगी, तो भी उसमें क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी, तब भी नंबर नहीं आ पाएगा उस चीज़। और रीज़न क्या है उसका, कि एक बुक बना दी किसी ने कॉपर ट्रेड की, और उसमें सारे क्वेश्चन डाल दिए उसने, क्वेश्चन क्या डाल दिए, टॉपिक वाइज डाल दिए, है ना, नेटवर्किंग डाल दिया, अकाउंट्स डाल दिया, उसमें सी प्लस जावा वगैरह सब डाल दिया उसने। अब आप सोचोगे, जो जो जिस जावा को सीखने के लिए लोग साल भर लगा देते हैं, जिस सी लैंग्वेज को सीखने के लिए लोग 6-6 महीने लगा देते हैं डीप में पढ़ने के लिए, वो इतनी सी बुक में आ जाएगा क्या। तो आप लोगों को जो है ना, ये चीज़ पढ़ाई की जो विशेष बात होती है ये सब समझनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी में जिए, है ना, बाकी सब भ्रम है, रियलिटी में जीना सीखिए, एजुकेशन से रिलेटेड रियलिटी में जिए आप, ठीक है ना। अगर मैंने सबसे बोल रखा है डीप में पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। अब डीप में पढ़ाई करने का तरीका क्या है, या तो कंबाइंड, देखिए हम लोग क्या करते हैं एग्जाम से बचने के लिए, जब जब 10th 12th के एग्जाम आपने दिए थे, तो क्या करते हैं मोस्टली बच्चे, क्या करते हैं, और इवन ग्रेजुएशन में भी क्या करते हैं बच्चे, जब एग्जाम बिल्कुल एक हफ्ते पहले आ जाएगा, 2 हफ्ते पहले एग्जाम जब की डेट पता लग जाएगी आपको, तो अपने मास्टरमाइंड खरीद लेंगे, है ना, स्टोर पर जाएंगे, मास्टरमाइंड खरीद लेंगे, इतनी सी पतली सी बुक में कर लेंगे कवर। अब उसमें दिक्कत क्या है कि इतनी सी पतली सी बुक में जो है, जो फंसा फंस गया, जो नहीं फंसा नहीं फंसा, वो तो एक पास होने का जरिया था, एग्जाम था, पास होने का जरिया था, ठीक है ना। तो आप उस मास्टरमाइंड के चलते जो इतनी मोटी मोटी हर एक सब्जेक्ट की इतनी मोटी मोटी बुक लगा रखी है ना, उसको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो मोटी है देखने में, है ना, कौन पढ़ेगा इतनी बड़ी बुक को। तो वही बात है कि आज भी टाइम की कीमत नहीं है, आज भी टाइम की कीमत नहीं है, कि जब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो फर्स्ट ईयर से लेके 1 साल तक कितनी मोटी बुक तो पढ़ते, कम से कम तो पढ़ते। तो इसलिए टाइम ना होने की वजह से, इंटरेस्ट ना होने की वजह से हम 1 हफ्ते पहले से ये खरीद लेते। और ऐसे ही आप लोगों, एक जब जैसे ही वो एडमिट कार्ड का देखा आपने कि भाई रिजेक्ट लिस्ट आ गई है, पागल हो चुके हो, तो क्या ढूंढ रहे हो आप लोग, बुक ढूंढ रहे हो, कोई कोई सी बुक मिल जाए, कोई सी बुक मिल जाए, है ना, तो उससे नंबर नहीं आने वाला। और मैंने क्या कहा कि डीप में पढ़ाई, और डीप में पढ़ाई कैसे होगी, कि जितने मैंने आपको टॉपिक कराए हैं, जितने भी मैंने आपको टॉपिक कराए हैं, उस हर एक टॉपिक की एक बुक लीजिए, पर्टिकुलर बुक लीजिए। जैसे कि मान लिया अगर आपको नेटवर्किंग पढ़नी है, तो नेटवर्किंग की एक पर्टिकुलर बुक आती है, ठीक है ना, लोग सीसीएनए का कोर्स करते हैं, नेटवर्किंग का पूरे साल भर तक का कोर्स करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी को अव्वल ही बनना है, तो बता रहा हूँ, चाहे टाइम हो चाहे ना हो किसी के पास, लेकिन अगर किसी चीज़ को अव्वल ही बनना है, तो नेटवर्किंग की टोटल एक सेपरेट बुक लेकर आइए, ठीक है ना। कंप्यूटर फंडामेंटल की सेपरेट बुक लेके आइए, एमएस ऑफिस की एक सेपरेट बुक लेकर आइए, ठीक है ना। हर टॉपिक वाइज अगर आप बुक लेते हैं, ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से आपको, हर एक टॉपिक वाइज की, सी लैंग्वेज सीखनी है, सी लैंग्वेज का आपको टॉपिक है, तो सी लैंग्वेज की अलग से स्पेशल बुक, यशवंत कानितकर की बुक आती है, ई बालागुरु स्वामी की बुक आती है, बहुत बहुत मोटी मोटी बुक आती है इनकी। तो इसको पढ़ने की पावर भी होनी चाहिए आपके पास में, टाइमिंग भी होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या ढूंढते हैं कि सारी की सारी चीज़ें हमें एक छोटी सी बुक में मिल जाए। तो सारी की सारी चीज़ें छोटी सी बुक में कैसे मिल जाएगी, जब मैं एमसीक्यू लेता हूँ, और उसके बाद में आप कहते हैं कि हम आपके आपके जो इतने परसेंट आए थे, आपके 100 में से 50 सही हुए हैं, 100 में से 40 सही हुए हैं, तो वो क्यों सही हुए हैं, कि वो डीप में पढ़ाई नहीं हुई है ना। छोटी सी एक बुक पकड़ लोगे, पतली सी कोई सी भी एक बुक पकड़ लोगे, और उसमें लग जाओगे आप लोग, है ना। कि भाई 10 क्या होता है, कंबाइन कंबाइन, देखो जैसे कि बुक रखी है मेरे पास, ये देखो एक बुक रखी है छोटी सी, ठीक है ना, इसका इसका नाम है कंप्यूटर जागरूकता, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अगर नॉर्मली मैं किसी को पढ़ाना चाहूँ तो पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो इसमें अगर मैं बात करूँ, एग्जाम नज़दीक आ रहा है आपका, इसलिए मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। आगे एमसीक्यू पढ़ा हुआ है, एमसीक्यू भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब क्या है, जैसे कि इसमें लिखा है कंप्यूटर का परिचय, 1 से लेके 20 तक में, 1 से लेके 10 तक में ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। फिर लिखा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो 10 से लेके
14 पेज में वो ख़त्म कर दिया। कंप्यूटर की मेमोरी 2 पेज की लिखी हुई है इसके अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4 पेज में ख़त्म कर दिया। ठीक है ना। इंटरनेट की सेवाएं 6 पेज में ख़त्म कर दी है। ठीक है ना। कंप्यूटर सिक्योरिटी जो मैंने पढ़ाया था आपको, वो 5 पेज में ख़त्म कर दिया इसने। तो आप खुद सोचिए, इस छोटी सी बुक में सारे के सारे टॉपिक कंटेंट दे दिए, जितने मैंने टॉपिक कराए सब कंटेंट इस बुक में दे दिए। तो क्या पॉसिबल थोड़ी ना है इसको पढ़ना। तो अगर आपको डीप में ही पढ़ाई करनी है तो हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर बुक लीजिए। जैसे कि हम 10th करते हैं तो 10th में क्या होता है, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, मैथ्स की अलग बुक होती है, और अच्छी खासी बड़ी बुक होती है। तो अगर कोई बच्चा उस पूरी बुक को देख लेगा डीप में, अगर उसको पूछा जाए कि 10वें पेज पे क्या था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में वो फेल हो जाए? बिल्कुल भी नहीं होगा, और बल्कि वो फर्स्ट जा सकता है। फेल नहीं होगा कभी भी वो एग्जाम के अंदर। लेकिन क्या करेगा, वो मास्टर माइंड पे जाएगा, वो चित्र के वगैरह वगैरह के मॉडल पेपर खरीदेगा, उसमें से पढ़ना, समझे, क्योंकि उसको पास होना है बस, क्योंकि उसको पास होना है। जिसको टॉप करना होता है ना वो बुक ही पढ़ते हैं, याद रखना। जिसको टॉप करना होता है वो बुक पढ़ते हैं। तो इधर उधर भागने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। चाहे आप में से कोई ग्रेजुएशन का बच्चा हो, चाहे वो 10th 12th कर रहा हो, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, तो एनसीईआरटी की बुक लगा रखी, सब उससे अच्छा कुछ नहीं है मार्केट में। ठीक है ना। सब चीज़ उसमें है। तो ऐसी ही आपको, क्योंकि कंपटीशन है, ये कोई पढ़ाई नहीं है इस टाइम कंपटीशन के लेवल पे आ रहे हो कि भाई इतने पासिंग मार्क्स आए तो आप निकल लोगे। नहीं, ये कंपटीशन है, और कंपटीशन को जीतने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए खाली फॉर्म भर देने से खाली फॉर्म भर देने से नंबर आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। और जिनका जो रिजेक्ट में, अच्छी बात है, अगर किसी में किसी का आपका रिजेक्ट हुआ है तो कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ में, आपको और मौका मिलेगा अच्छा पढ़ने के लिए। संडे लाइव, अब पंकज भी, जैसे कुछ कुछ बच्चे नए आए थे और वो फिर क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। संडे लाइव लाइव एग्जाम का आंसर की क्या है ना। क्यों भाई, आंसर की यहाँ पे थी नहीं क्या? आंसर की यहाँ थी नहीं क्या? उस हर एक क्वेश्चन के अंदर आंसर आ रहे थे ना, तो बस, तो फिर। ओहो, देवव्रत त्रिपाठी ने क्या बोला है? देवव्रत त्रिपाठी ने बोला है कि सफलता का रास्ता किताबों से होके गुजरता है, ऐसा कुछ नहीं है। सफलता का रास्ता सिर्फ मेहनत से होकर गुजरता है। ठीक है। ठीक है। और मैंने कितनी बार बोला है, कितनी बार बोला है मैंने, अपनी मेहनत को अपना हथियार बना लो, सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। ठीक है ना। तो तो इतने लेक्चर देने के बाद में भी आप लोग ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक करते हैं, सिली बातें करते हैं, तो वो सब नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हर एक चीज़ को डीप में पढ़ने के लिए उसकी पर्टिकुलर बुक लो, चाहे वो किसी भी ओनर की हो, किसी भी चीज़ की हो। कोई बुक मार्केट में ऐसा नहीं कि गलत छपती है, नहीं, बुक कोई भी गलत नहीं होती है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को पढ़िए और मेहनत कीजिए। ठीक है ना। और देखते हैं फिर, आप अपना कर्म कीजिए, कर्म कीजिए, फल देखते हैं कि क्या मिलता है एग्जाम के अंदर। अब तो जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि रिजेक्ट लिस्ट आ गई, हालांकि मैंने अब तक कुछ ऐसे देखा नहीं है। और तो मैंने आपसे यही बोला था कि एग्जाम चाहे कल हो जाए, आपको प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। एग्जाम चाहे कल हो जाए, ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम एमसीक्यू पे आ चुके हैं। ठीक है ना। अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा तो बीच बीच में मैं वो टॉपिक भी करा दूंगा। ठीक है। नहीं लगेगा तो मैं एमसीक्यू आपको डेली बेस में कराऊंगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू में कराऊंगा। ठीक है। एमसीक्यू बहुत सारे हैं। ठीक है ना। और जितने भी मैंने टॉपिक कराए उसमें से क्या पता चलेगा, उसमें से कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे जो मैंने आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं पढ़ाए रखे होंगे, है ना। क्योंकि एग्जाम का मतलब ही होता है डीप में पढ़ाई करना, है ना। एग्जाम का मतलब ही होता है। हाँ, विनय कुमार। अच्छा, चलिए। अच्छा भाई, मेरे को पता नहीं कि कोपा का, एक एक कह रहा है कि कोपा का टेस्ट भी हो गया, मुझे पता भी नहीं है। ऐसा है कुछ? क्या हुआ था? नहीं नहीं, बता दो मुझे ऐसी। सच में? कौन बनाएगा उसको? है? सच में ऐसा बोला है? चलो अगर ऐसा तो मुझे तो बता देते। चलो कोई नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। कल के जो कुछ क्वेश्चन अधूरे रह गए थे, हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। नोट करके रहेंगे, पेंसिल वगैरह लेके बैठिए अपने साथ में। ठीक है। और आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 69 क्वेश्चन है। एक डिजिटल डिवाइस का उदाहरण कौन सा हो सकता है? इजी आंसर है, फटाफट आंसर दीजिए इसके अंदर जरा। एक डिजिटल डिवाइस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है?
अच्छा ठीक है, जो तुम्हें करना वो करो, टेस्ट वेस्ट छोड़ो, मैं कराने वाला तो मैं हूं ना। देखो, सबसे पहले जवाब दे दिया, लेकिन जो जवाब सही नहीं देते ना तो मुझे बड़ा गुस्सा सा आता है। एक डिजिटल डिवाइस का उदाहरण क्या हो सकता है? डी। ऐसा हो सकता है कि तुमने जो डी आंसर दिया है, ऐसा हो सकता है कि सारे हो सकते हैं इसके आंसर। ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर डिजिटल उदाहरण है। क्लिक, ये क्या है? क्लॉक विद डायल, क्लॉक विद डायल एंड टू हैंड्स, ये डिजिटल का उदाहरण है? अगर आपने ऑल ऑफ दिस दिया है, बड़ी इज्जत से आपने ऑल ऑफ दिस दिया है, तो क्या लगता है आपको? है, बीच में क्वेश्चन फंसा हुआ है, क्लॉक विद डायल एंड टू हैंड्स। वाह, ये डिजिटल का उदाहरण है ये? इतना तो सोचा करो कम से कम। डिजिटल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक इसका सही आंसर है। एक डिजिटल डिवाइस का उदाहरण क्या हो सकता है? डिजिटल क्लॉक लिखा हुआ है उसके अंदर फिर भी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 70 का देखिए जरा। 70 का, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है ना? ये बताना है आपको। अब इसमें से किसी ने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा हो तो बता सकता है, ठीक है ना? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगर आपने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा हो तो बता सकता है। अगर अदरवाइज तो तुक्के लगाओगे, क्योंकि जिसने ट्रांजिस्टर के बारे में नहीं पढ़ा तो वो नहीं पढ़ा फिर उसने, ठीक है? अभिषेक चतुर्वेदी, अभिषेक चतुर्वेदी आ गए हैं। तुमने किया था उस दिन शायद व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे, है ना? सी, सी सही आंसर है। ट्रांजिस्टर वर लेस रिलेबल, ठीक है ना? रिलायबल। तो ट्रांजिस्टर कभी ना ऐसे लेस नहीं होती उसकी पावर, ठीक है ना? तो ये जो ट्रांजिस्टर के बारे में लिखा है ये गलत लिखा गया है इसमें, तो इसका आंसर क्या है? सी जो कि दिया है आंसर, ठीक है, वो सही आंसर है। और अभिषेक, अभिषेक ने जो है ए आंसर दिया, लेकिन अभिषेक ने मुझे मैसेज किया था, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभिषेक कंफर्म करो, फिर मैं तुम्हें से कुछ बात करनी है। बताओ, उस दिन व्हाट्सएप आपने किया था ना मुझे? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। तो जब ये एमसीक्यू आता है ना आपके सामने, जब ये एमसीक्यू आता है आपके सामने, तो आपके ना कान खड़े हो जाने चाहिए कि कौन सा टॉपिक रह गया सीखने के लिए। ऐसा कौन सा टॉपिक रह गया सीखने के लिए, ये दिमाग में जोर डालिए। ठीक है, आता नहीं है इस पे जोर नहीं डालना, ये कहाँ से लिया गया था और ये क्यों नहीं आता हमें, इस पे जोर डालना। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम आता है ना, एक्चुअली जब एग्जाम होता है ना, एग्जाम में ना हम हमारे सारे दिमाग काम करने लगता है। सब दिमाग काम करता है हमारा एग्जाम, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं। जो चीज़ आपको नहीं भी आती होगी ना, वो भी आप याद करने की कोशिश कर जाते हैं उस टाइम पे। सोचो कि इतना प्रेशर आप एग्जाम में लेते हैं, अगर इतना प्रेशर डेली बेस पे ले लो ना, तो एग्जाम की तो छुट्टी हो जाए। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? आंसर दीजिए। देवव्रत त्रिपाठी ने डी डाला है, गलत जवाब। ओके, 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 आंसर बिल्कुल सही दिया है, एक ने गलत दिया है बस। तो एन ये क्या है हमारा? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। तो शुभम सेठ ने भी आंसर दे दिया है। देखो, अभिषेक ने अब तक जवाब नहीं दिया मुझे। निम्न में से कौन सा संग्रहण डिवाइस है? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? बताइए, कौन सा स्टोरेज डिवाइस है इसमें से? अभी देख लेते हैं क्या बताओगे। इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? टैप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ द अबव? बताइए। कंप्यूटर फंडामेंटल का ही है सारा ये।
अब ये टोटल कंप्यूटर फंडामेंटल का मैंने आपको एक टॉपिक कराया था ई कॉमर्स का भी मैंने कल आपको वो करवाया था, एमसीक्यू कराया था ना, तो उसमें आपको पता होगा कि आपने कितने करे होंगे, ठीक है ना। ओके ओके अमरनाथ ने, अमरनाथ पुराने वाले का आंसर दे रहे हो क्या? हाँ आंसर है इसका क्या, डी। भाई सभी तो स्टोरेज डिवाइस है हमारे, सभी स्टोरेज डिवाइस हैं। क्या कह रहा, मैं ही किया था मैसेज, यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, मैंने एक का आंसर दिया है, ठीक है। तो पुष्पा आपने गलत दे दिया आंसर, ठीक है ना। तो पुष्पा यही यही बात तुम्हें मुझसे बतानी है, तुमने आज मैसेज किया था ना, तो वही बात बतानी है कि डीप में पढ़ाई करने के लिए आपको टॉपिक वाइज बुक लेनी होगी, ठीक है ना। ऐसी कोई पार्टिकुलर बुक मार्केट में नहीं है, अगर आई भी है तो वो फेक बुक है, ठीक है ना। ऐसी दुनिया की कोई बुक नहीं जो डीआरडीओ का एग्जाम कराने के लिए उसमें क्वेश्चन आंसर सेट कर दे, ठीक है। टॉपिक पढ़ने हैं, है ना, टॉपिक पढ़ने हैं, कंटेंट पढ़ने हैं आपको, तो बस कहीं से भी पढ़ लो उस कंटेंट को, डीप में पढ़ना है बस आपको, ठीक है ना। अभिषेक, तो अभिषेक पाते हैं, तो यहाँ हाँ अभिषेक, तो आपने ही किया था मैसेज, तो क्या मैसेज किया था आपने कि सर हमारा प्रैक्टिस सेट कब होगा, ये होगा। अब क्लास में तो तुम आते नहीं हो, मैं अब तुम जवाब मुझसे वहाँ मांग रहे हो, तो मुझे बुरा लगेगा अच्छा लगेगा, ये बताओ, है ना। मेरे से सिर्फ वही बात कर सकता है जो क्लास में आता है, और जो बच्चा क्लास में नहीं आता ना, फिर मैं उससे बात ही नहीं करना पसंद करता, क्योंकि वो चीज़ पूछता है मुझसे जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, और जो चीज़ मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ फिर मैं उसको पर्सनली उस पर कभी रिप्लाई नहीं करता उसका। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें रिप्लाई किया था कि वीडियो देख लेना, वीडियो देख लेना, क्यों कह रहा था वीडियो देख लेना, क्योंकि सारे सारे जवाब मेरे वीडियो में ही छुपे हुए हैं। और इसलिए तुम आज अब इसलिए तुम आज आए हो ना यहाँ पे, इसलिए क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि अब हमारा ये चैप्टर चल रहा है, अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है, इसके बाद में हमारा एमसीक्यू चलेगा। अब हमारा क्या चल रहा है, ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारा ये, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया होगा अब, है ना। तो वो चीज़ है, आगे चलते हैं। 73, एक मेटल डिस्क जो डेटा को सील, प्रदूषण मुक्त और स्थायी रूप से सुरक्षित रख सकती है। अब बताओ, हार्ड डिस्क कर सकती है, फ्लॉपी डिस्क कर सकती है, विनचेस्टर डिस्क कर सकती है, और ये क्या है, ये सब स्टोरेज डिवाइस है, फ्लेक्सिबल डिस्क कर सकती है। बताओ कौन सी कर सकती है। एक वर्ड इसमें ऐसा है कि जो पढ़ते पढ़ते भी रह गया था, और ये बाद एक क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। मैंने आपको समझाया भी था, लेकिन किसी ने पता नहीं किसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसमें से एक वर्ड ऐसा है जो आपको शायद आपकी मेमोरी को ताज़ा कर दे। मैंने मेमोरी में पढ़ाया था ये, ठीक है ना। एक वर्ड है इसमें और उसका आंसर भी वही है, ठीक है। एक मेटल डिस्क जो डेटा को सील, प्रदूषण मुक्त और स्थायी रूप से सुरक्षित रख सकती है। अब एक तो खैर चलो वो क्वेश्चन है, इसके अंदर सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना होगा, हमें किसके बारे में जानना होगा, स्वास्थ्य का, गलत। हार्ड डिस्क, अगर नहीं मैं टिक नहीं मार रहा हूं इस पे, अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की, तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए हार्ड डिस्क के बारे में जानना जरूरी है ना, हार्ड डिस्क के बारे में जानना जरूरी है। अब हार्ड डिस्क आपने हाथ में लेके तो देखी नहीं है, अगर देखी हो तो पता भी चलता, है ना भाई, कहाँ तक पढ़ाई करोगे। लेकिन हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ना जरूरी चाहिए था, है ना। हार्ड डिस्क के बारे में अभी तक हमें क्या पता है कि हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस है, ठीक है ना। एक्सटर्नल मेमोरी का हिस्सा था, मैंने बताया था आपको, द्वितीयक मेमोरी। बाकी ये सारे वही हैं, ये सारे वही हैं, लेकिन आंसर तो इसमें से एक है। हार्ड डिस्क के बारे में जानना जरूरी है, अगर आपको हार्ड डिस्क के बारे में फुल नॉलेज है तो उसका आंसर आप लगाओगे। लेकिन हार्ड डिस्क को मेटल डिस्क, ये कह रहा है कि एक मेटल डिस्क जो डेटा को सील, प्रदूषित मुक्त और स्थायी रूप से सुरक्षित रख सकती है, वो हार्ड डिस्क है ही नहीं। हार्ड डिस्क में तो अपने आप ही बैड सेक्टर आ जाते हैं। हार्ड डिस्क को तो अगर थोड़ी देर खुला भी छोड़ दोगे ना तो भी खराब हो जाती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो ऐसी नाजुक चीज़ है कि अगर हल्की सी ठोकर भी लग जाए ना उसको, तो भी वो अंदर से खराब हो जाती है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ वो चीज़ है। और फ्लॉपी डिस्क तो रखे रखे खराब हो जाती है, फ्लॉपी डिस्क तो रखे रखे खराब हो जाती है, ठीक है। तो रही बात हमारी फ्लेक्सिबल डिस्क की, ये कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना।
फ्लेक्सिबल डिस्क अलग, पोर्टेबल जिसे बोल दिया, ठीक है ना। अब बचा क्या हमारा, विंचेस्टर डिस्क। तो इसके बारे में, ये एक मेमोरी का ही पार्ट था, सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट था, जो कि क्या होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है और आपके डाटा को सुरक्षित रखती है। ये स्टोरेज डिवाइस ही, विंचेस्टर क्या है ये एक स्टोरेज डिवाइस ही, लेकिन ये क्या होती है, सिक्योरेबल होती है, इसलिए इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। स्थायी रूप से सुरक्षित करती है डाटा को आपके। क्लियर? हाँ जी, आगे चलते हैं। इंटेल कॉरपोरेशन किस कंप्यूटर के लिए चिप का निर्माण करती है? इंटेल कॉरपोरेशन, देखिए कंप्यूटर से जुड़ी कंपनियों के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। इंटेल तो खैर, इंटेल तो आपको सबको पता ही है, ठीक है ना। इंटेल कॉरपोरेशन किस कंप्यूटर के लिए चिप का निर्माण करती है? इनमें से किसके लिए वो चिप का निर्माण करती है? एप्पल के लिए करती है या फिर आईबीएम पीसीस के लिए करती है? इंटेल चिप जो है, अब आपके दिमाग देखना है, मुझे क्या करना है, आपको आंसर देना है, ठीक है ना। और आंसर इजी है इसका, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो काम बन जाएगा। दीजिए जरा आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सुमित बंसल 74 का सी दिया है सुमित बंसल ने। विनय कुमार, और बताइए। और बताइए। चलिए, अब जिनको नहीं आता ना वो दे ही नहीं रहे जवाब, चलो कोई बात नहीं। अब आप एक चीज देखो, ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, ये खत्म हो गया, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, बोथ बोथ अबाउ, यानी कि आईबीएम और एप्पल, जो कि सी आंसर दिया है, ये भी मेरा गलत हो गया। रीजन आइए बताते हैं। अब बात करते हैं एप्पल की। तो तुम्हें पता होना चाहिए, एप्पल एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। अंजलि बघेल ने जवाब दिया है। एप्पल क्या है कि अपना आप में एक कंपनी है, जैसी आईबीएम है ऐसी ही एप्पल अपने आप को समझती है, और एप्पल है भी ऐसी, ठीक है ना। उसके मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होते हैं, आपने आईफोन भी देखा होगा, हर चीज़ देखा होगा, उसका मैकेनिज्म होते हैं बहुत अलग होते हैं, ठीक है ना। वो हर चीज़ का कॉपीराइट उसके अपने पास में होता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इंटेल कॉरपोरेशन ने कभी भी एप्पल के लिए काम नहीं किया है, कभी भी एप्पल के लिए काम नहीं किया है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, मेरा ये भी क्लोज हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं आईबीएम की बात करूं, तो याद कीजिए जनरेशन में, अभी जब कल जो मेरे क्वेश्चन आए थे उसमें देखा था इंटेल की चिप के नाम आए थे, है ना, आईबीएम वगैरह, आईबीएम 40 इस तरीके से नाम आए थे। तो क्या करता है इंटेल, आईबीएम तो बहुत पुराना है, फर्स्ट जनरेशन से चलता आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इंटेल ने जो काम किया है, इंटेल ने जो कंप्यूटर के चिप का निर्माण किया है, ये बनने इन्वेंट किया है, वो किसके लिए किया है, आईबीएम के लिए। तो अगर हमें ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो हम आइडिया लगा सकते हैं इससे, बस थोड़ा सा शर्त ये कि थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए, कि थोड़ा बहुत आपने कितना पढ़ा है। बस जनरेशन में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ये, बल्कि कल के मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इंटेल की चिप पूछी गई थी और उसमें आईबीएम का नाम था, याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो आईबीएम पीसी, ठीक है, आंसर आ चुका है इसका। अगला देखते हैं, इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। अब देखो इंटेल के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का एक पोर्ट पूछा इसने, देखो बिहारी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम रिकॉर्डेड वीडियो देखे करो, एक महीने में आके यहाँ पे आके ऑर्डर मत दिया करो, ठीक है ना। जो स्टूडेंट ऑर्डर देता है वो जा सकता है यहाँ से, ठीक है। और तुम क्या कह रहे हो यहाँ पे, सर थोड़ा फास्ट कीजिए ना, आधे घंटे में 5 क्वेश्चन भी सही से नहीं हुए हैं अभी तक, तो तुम ऑर्डर मत दो, ठीक है ना। तुम बाद में वीडियो को रिकॉर्ड करके देखो। मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो तुम आते क्यों हो क्लास में, तुम क्या करा करो, तुम वीडियो रिकॉर्ड करके देखा करो,
जल्दी देखा करो, ठीक है ना। अभी तो एमसीक्यू चला और तुम्हारा, और तुमने क्या कहा था कि तुम्हें कंटेंट तो पढ़ना नहीं है, तुम्हें सिर्फ एमसीक्यू वगैरह की क्लास लेनी थी, है ना। तो एमसीक्यू वगैरह की क्लास लेने के लिए तो ये रिकॉर्ड हो जाएगी सिंपल। जब ये रिकॉर्ड हो जाएगी तो इत्मीनान से कितनी फास्ट देखना है इसको, ठीक है। क्लियर है। तो इस चीज़ को नोट करो, ठीक है। यहाँ तो मैं अपने हिसाब से चलाता हूँ क्लास, ठीक है ना, चाहे उसमें कितनी भी देर लगे। तो आगे से ध्यान रखना इस चीज़ का कि 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, आपको नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हो क्लास से, ठीक है। किसने आंसर दिया है? बिहारी ने भी आंसर सही दिया है, गुड। किस किसने दिया है? स्वास्तिका और सबने 3 4 जनों ने आंसर दिया है, जो कि ठीक आंसर गया है। इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाएगा पहला माइक्रो प्रोसेसर, ये था। ये कल के क्वेश्चन में भी शायद दूसरे वे में पूछा गया था, दूसरे दूसरे स्टाइल में पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ना, ये चीज जो है आपको जो है आनी चाहिए। यही कंप्यूटर का इतिहास है, यही कंप्यूटर का फंडामेंटल है स्पेशली, ठीक है ना। और इसमें से आप देखना कि स्पेशल जो कोर क्वेश्चन मिलेंगे आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के, ठीक है। तो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर साइज के अनुसार वर्गीकृत नहीं है? तो ये तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से शायद कल का क्वेश्चन था, ये शायद ये दोबारा आ चुका है इसके अंदर। वर्गीकरण मतलब सिक्वेंशियल में नहीं है ना। सिक्वेंशियल में नहीं है। मेन फ्रेम में आपने पढ़ रखा है, मिनी पढ़ रखा है, माइक्रो कंप्यूटर पढ़ रखा है, सुपर कंप्यूटर पढ़ रखा है। तो इसमें पूछ रहा है ये, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर साइज के अनुसार वर्गीकृत नहीं है? हाँ, तुम्हारे कमेंट आ रहे हैं। अब जरूरी तो नहीं कि त्रिपाठी में सबके नाम ले दूं, है ना, जरूरी नहीं है ना ये, ठीक है ना। तो डी आंसर दिया है जो कि सही आंसर है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम वर्गीकृत है, मिनी मिनी माइक्रो वर्गीकृत है, जब आपने पढ़े होंगे। तो सुपर कंप्यूटर नहीं है उसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ई प्रोम का तात्पर्य क्या है। ई प्रोम का तात्पर्य यानी कि मीनिंग जो ये पूछ रहा है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, है ना। तो आंसर भी आपको ही देना पड़ेगा इसका, है ना। ये लक की बात है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए तो, क्योंकि ये सबको पता है ना। लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए बैड लक। क्या जवाब दिया? इस क्वेश्चन का जवाब क्या दे रहे हो आप लोग? ये भी डाले करो क्वेश्चन नंबर, मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर भी डाले करो, ठीक है ना। जवाब दीजिए। सब लोग जवाब देंगे इसका मुझे? आंसर, पुष्पा ने तो बी आंसर दे दिया। पुष्पा ने क्या आंसर दिया है मुझे? बी आंसर दिया। मेरा पेन कहाँ चला गया? हाँ, पुष्पा ने आंसर दिया है बी। अभिषेक चतुर्वेदी ने भी बी आंसर दिया है, और सबने दिया है ए आंसर। तो इसकी विशेष कृपा, विशेष कृपा, विशेष कृपा। चलिए अभिषेक, देखो ये तो गलत हो गया, इसे तो आप तुरंत ही गलत मान लो इजीली। ये तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो इसको गलती मान लो, ठीक है ना। अब बात करते हैं, इसमें सिमिलर है ना, दोनों दोनों सिमिलर हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली सबने ए दिया है, लेकिन किसी किसी ने क्या दिया है? बी आंसर दिया है। तो जिसमें फर्क क्या है हमारे पास में, इसका इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकली का, है ना। और यही चीज एग्जामिनर यही चीज देखता है ना, एग्जामिनर यही चीज देखता है। तो क्या हुआ, इसका जो आंसर है वो कौन सा है मेरा? ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका आंसर मेरा ये है, ठीक है ना। और ठीक है, आंसर मैंने इस पे टिक लगा दिया, ये है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हमारी साइड से गलत है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कौन सा है?
ए, ठीक है ना। एडसेक का आविष्कार किसने किया? एडसेक क्या है? कंप्यूटर है ये भी। एडसेक का आविष्कार किसने किया है बताइए जरा। एडसेक, एडसेक क्या है? कंप्यूटर है ये भी। एनिएक, एडसेक, इनको भी भूलना मत ना, इनकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती हैं और नोट करते रहना। एडसेक का आविष्कार किसने किया है? एक प्रकार से जनरल नॉलेज क्वेश्चन बन गया है ना। है फंडामेंटली, लेकिन ट्रीट करेगा जनरल उसको, मतलब जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन बन गया है ना। हाँ जी, देवव्रत त्रिपाठी। आंसर नहीं पता किसी को भी? देवव्रत त्रिपाठी को पता है, ठीक है। मॉरिस विकल्स, मॉरिस विकल्स, ठीक है। विनय कुमार दास, गलत हो गया, ठीक है। नोट कर लेना इसको सब लोग। एडसेक का आविष्कार किसने किया? और इस तरीके से और भी क्वेश्चन है, उनको भी नोट कर लेना, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मॉडल के अनुसार वर्गीकृत नहीं है? अब ये भी चीज देखो, कौन सा कंप्यूटर मॉडल के अनुसार वर्गीकृत नहीं है? डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और एटी कंप्यूटर्स। तो अब आपको इसका आंसर देना है, ठीक है ना। देखते हैं कि कौन सही देता है, और क्वेश्चन नंबर डाले करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर डालना जरूरी है, ठीक है ना। और यह तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है, सामने लिखा हुआ है इसका आंसर भी। आंसर तो खैर सामने लिखे होते हैं, चूज करना है, लेकिन इसका आंसर एक विशेष अलग से दिखेगा आपको। तो बताइए 79 का क्या है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मॉडल के अकॉर्डिंग वर्गीकृत नहीं है? तो और बताइए। बस हो गया। डी, एटी कंप्यूटर कुछ नहीं है, एटी कंप्यूटर हमारा सही आंसर है इसमें, ठीक है ना। एटी कंप्यूटर, ठीक है। अगला चलते हैं। गणना व तुलना करने वाले कंप्यूटर्स जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करते हैं कहलाते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। गणना व तुलना करने वाले कंप्यूटर्स जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करते हैं कहलाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ही देखने को मिलते हैं, पूरी कहानी से बना के लिख देंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो पढ़ के जाओगे वैसे तो मिलेगा नहीं, लेकिन इस तरीके से घुमावदार क्वेश्चन मिलेंगे सारे, ठीक है ना। आंसर दीजिए इसका। गणना व तुलना, कैलकुलेशन, आंसर आ रहे हैं, गुड, ओके ओके। तो विनय, हाइब्रिड कंप्यूटर कहाँ से देख लिया यार? हाइब्रिड कंप्यूटर तो है भी नहीं, ठीक है। ये काम डिजिटल कंप्यूटर का होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है हमारा? सही आंसर है, ये काम तो डिजिटल कंप्यूटर का है भाई। कोई गति लिखी है यहाँ पे? अगर मैं इसको इसको मानूं हाइब्रिड, कोई गति लिखी है इसमें? गति या मापन कुछ लिखा है इसके अंदर? ऐसा नहीं लिखा ना। अगला देखिए, ए स्काई से तात्पर्य क्या है? सबको पता होना चाहिए ये सबको पता होना चाहिए। ए स्काई से तात्पर्य क्या है? हमने इसके ऊपर भी विशेषकर ए स्काई पे हमने काम किया था, और इस पे सी लैंग्वेज में इसमें काफ़ी सारी चर्चा की थी हमने ए स्काई पे, ठीक है। ए स्काई से तात्पर्य क्या है बताइए, किसने दिया? आंसर का नाम, वो क्वेश्चन का नाम लिख के भेजो, क्वेश्चन का नाम लिख के भेजो, जो भी आंसर कर रहा है। तो पुष्पा तुमने गलत दिया है, जो भी आंसर दिया है, चाहे इसका दिया हो चाहे पिछले वाले का दिया हो, ठीक है ना। ए स्काई से तात्पर्य क्या है? ए, त्रिपाठी ने ए दिया है। हम्म, गुड, आंसर आ रहे हैं,
गुड। ए, तो इसका आंसर है ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलो बढ़िया है, आंसर देने लायक बन रहे हैं आप लोग, बढ़िया है। तो बात कर लेते हैं, बस बस। आधुनिक मैग्नेटिक टेप में डेटा रिकॉर्डिंग का रूप होता है, आधुनिक मैग्नेटिक टेप में डेटा रिकॉर्डिंग का रूप होता है। बताइए, अगर मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ा हो तो ये उससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक टेप। गलत। गलत। इस लाइन का मतलब पढ़ना जाके, ठीक है ना। इस लाइन का जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। बी, बी इसका सही आंसर है, ठीक है। बी इसका सही आंसर है, बी। 7 बिट EBCDIC, ठीक है, इस लाइन का मतलब पढ़ना। एबीसी कंप्यूटर अभी आपने देखा था बीच में, अभी एक एबीसी कंप्यूटर आया था इसके अंदर, है ना। और किसी ने एबीसी कंप्यूटर पे भी टिक मारा था, है ना। तो अब देखिए, एबीसी कंप्यूटर को एबीसी क्यों कहते हैं, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। और इजी है मतलब देखने में, ठीक है ना। तो एबीसी कंप्यूटर को एबीसी क्यों कहते हैं, तो बताइए, ठीक है। बताइए। बताइए। नाम सुना होना चाहिए आपको। क्या कह रहे हो, सुमित बंसल क्या कह रहा है, सर 82 का एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन क्या करना उसमें, देखिए, ए बी EBCDIC क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, ठीक है। जो कि IBM ने डेवलप किया था, ठीक है ना। बाइनरी और जो क्या करता है, बाइनरी कोड और अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल कैरेक्टर, ठीक है ना, बिट्स के आधार पे कन्वर्ट करता है वो, बिट्स के आधार पे, ठीक है ना। हर चीज़ के मैंने एएस का, हर चीज़ के क्या होते हैं, हर चीज़ के एएस का ही कोड होते हैं, ठीक है ना। और एएस का ही कोड नहीं होगा तो कुछ नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और सबसे पहले जो भी आप 1 टाइप करें, 2 टाइप करें, आपने चैप्टर शायद पढ़ा नहीं था जो मैंने पढ़ाया था इन बच्चों, इनको स्टूडेंट को, एएस का ही यानी कि हर एक मतलब कि कंप्यूटर में कुछ भी आप टाइप करेंगे तो हर एक चीज़ के क्या होते हैं, कोड होते हैं, हर चीज़ के। 1 को 1 नहीं पता कंप्यूटर को, क्योंकि क्या कंप्यूटर बाइनरी भाषा में समझता है ना। तो 1 को 1 नहीं पता, और ए को कंप्यूटर में आपने ए डाला, इनपुट किया ए से, तो उसको भी नहीं पता कि, नहीं पता कंप्यूटर को कि ए क्या है। ए की एस का ही कोड, पहले ए का कोड तैयार होगा, ए का कोड क्या होगा 65, अगर क्या है कैपिटल है तो। फिर कैपिटल का अगर 65 है तो उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है। तब ये नंबर मिलेगा तो नंबर को 2 से डिवाइड करते रहेंगे, तो जो उसके रिमाइंडर आते रहेंगे, जो उसके रिमाइंडर 0 और 1 की फॉर्म में आएंगे, वो हमारे बाइनरी भाषा बन जाएगी। तो कंप्यूटर बाइनरी भाषा पे ही काम करता है, ठीक है, वो चीज़ है। तो इसका किसी को नहीं पता, अमरनाथ ने सही आंसर दिया है, जो उसने भी दिया है। भाई देखो ये लिखा हुआ, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, बिकॉज इट वॉज डेवलप बाय
एटॉन्स ऑफ एंड बेरी, ABC इसका नाम इसलिए रखा गया है, ठीक है। ये है, और अंजलि ने लिख दिया नहीं मालूम। बहुत बढ़िया। क्लियर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक था, और किसने डिजाइन किया इस चीज को? आंसर दीजिए, ये पता होना चाहिए, जनरेशन में है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। भाई देवव्रत त्रिपाठी, तुम्हारे कमेंट आने से ना आने का मतलब क्या है? जरूरी थोड़ा ना कि मैं सबके नाम बोलूंगा यहाँ पे। वाओ, एक आंसर आया मेरे पास। बताओ, और तो कोई दो। बिहारी, नेट पे से देख के दे रहे हो क्या? हैं? और दीजिए। शिव प्रताप, अच्छी बात है। शायद ए, शायद सी। तो बता देता हूँ, इसमें आंसर हमारा क्या है? सी। सी इसमें हमारा क्या है? सही आंसर है। JP एकर्ट एंड JW मकले, ठीक है ना। सी इसमें हमारा सही आंसर है। अब ये इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ मैं, ठीक है ना। तो ये तो डेवलपर हैं इसके, जिन्होंने इसको बनाया था, ठीक है ना। ये तो डेवलपर हैं जिन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और ये भी इजी है बहुत। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संयोजन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इनमें से कौन सा एक संयोजन है? क्या है? कंट्रोल एंड स्टोरेज, कंट्रोल एंड आउटपुट यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, लॉजिक एंड इनपुट यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट। बताइए क्या है इसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संयोजन है, यूनिट का संयोजन पूछ रहा है। अमरनाथ बता रहे हैं कि 1946 में। पता होना चाहिए इसका आंसर आप लोगों को। कंट्रोल एंड स्टोरेज, कंट्रोल एंड आउटपुट यूनिट। अगर मैं बताऊं तो ये दोनों तो हमारे वैसे ही गलत हो चुके हैं। अब मैंने आपके लिए दो छोड़ दिए ये वाले, ठीक है ना। एक एक आंसर आया है मेरे पास अभी। चलिए, सही जा रहे हैं। स्वास्तिका। अगर हम बात करें अर्थमेटिकल लॉजिक एंड इनपुट यूनिट, ये भी कुछ संयोग नहीं बना, सेंट्रल प्रोसेसिंग का यूनिट का संयोजन नहीं बना। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? ALU पे काम करती है। अर्थमेटिकल लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट, CU, उसके अंदर CU कंट्रोल यूनिट होती है, ठीक है ना। तो अर्थमेटिकल एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है इसमें क्या सही आंसर है इसका, ठीक है। डी हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो कल बच गए थे, है ना। क्योंकि कल की क्लास मैंने सोचा था कि टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा उसमें, लेकिन 2 घंटे का टाइम मिला था कल में, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं। हम्म अच्छा, ये आंसर सही है। शिव प्रधान ने अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कंट्रोल। हाँ, ये तो अब टाइप करने की भी जरूरत नहीं है जब हमने आंसर बता दिया तो, ठीक है। तो और और किसी का कोई डाउट हो, कोई टॉपिक के बारे में पूछना हो, या मैंने ना कराया हो कोई टॉपिक, ठीक है ना, उसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।
6-7 5-6 मिनट का टाइम है हमारे पास में। उसके बाद हम क्लास को जो है क्लोज करेंगे। ठीक है। और ठीक है, तो बताइए कुछ। अभी फंडामेंटल में कुछ है, ऑलमोस्ट तो वैसे सारा करा दिया है, लेकिन कुछ खास टॉपिक होंगे तो वो हम देंगे। आ गया घिसा पिटा राग बिहारी सिंह का। सर इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा कि इसका पीडीएफ अपलोड नहीं होगा। ठीक है, पीडीएफ हमने अपलोड करे हैं टॉपिक के, आप उसमें जाके देख सकते हो। टॉपिक वाइज पीडीएफ पीडीएफ हम अपलोड कर रहे हैं। पीडीएफ का एक फोल्डर बना दिया है रिकॉर्डेड वाले, जो आपका टॉप पे होता है ना रिकॉर्डेड, उसके अंदर हमने कुछ पीडीएफ डाली हैं। ठीक है ना, लेकिन एमसीक्यू का हम कोई पीडीएफ नहीं डालेंगे। ठीक है। अमरनाथ संडे में कितने बजे से लाइव चलता है? ओके। हाँ विनय कुमार दास, देखते हैं कि कल एमसीक्यू होगा या मैं फंडामेंटल में कुछ टॉपिक कराऊंगा आपको, है ना। कल फंडामेंटल में या तो कुछ टॉपिक कराऊंगा या फिर कुछ, या फिर एमसीक्यू, दोनों चीज। अब तो फंडा मैंने आपको बोला था ना, मैंने क्या बोला था आप लोगों को लास्ट में, कि फंडामेंटल चलता रहेगा, फंडामेंटल और एमसीक्यू, फंडामेंटल और एमसीक्यू चलते रहेंगे, यही बोला था ना मैंने आप लोगों को। तो यही चीज हम मैं आपसे अब बोल रहा हूँ, ठीक है ना। शुभम सेठ कह रहे हैं सर आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, लॉजिकल टाइप। हाँ जी अंजलि, ठीक से पढ़ना पड़ेगा। हाँ। किसने ले लिया कॉपर ट्रेड का टेस्ट? कब? रात में 9 बजे? अच्छा अच्छा। एक यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे एक वीडियो आएगी, ठीक है, कॉपर ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है ना, कब आएगी? उस पर रिजल्ट दिखाया जाएगा शायद, पता नहीं किसने टेस्ट दिया था, मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन टेस्ट वगैरह जो होगा वो कोई टेस्ट लिया होगा आप लोगों का, तो उसकी वो दिखाएंगे, ठीक है ना। उसमें लिखा था कि इवनिंग में आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। हम्म। 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 चलिए ठीक है, तो डाउट तो खैर किसी को कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है, और मिलते हैं कल, या तो एमसीक्यू के साथ में मिलेंगे या फिर कोई स्पेशल टॉपिक मैं लेकर आऊँगा फंडामेंटल से रिलेटेड आपके लिए, उसमें मिलेंगे, ठीक है ना। आप पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में हमारे पास में 15 दिन मान के चलिए, है ना, 15 दिन मान के चलिए कि अभी हमारे पास में। ठीक है। क्या बोला तो वीडियो अभी आएगी क्या? यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड होगी, है ना, उसमें रिजल्ट वगैरह मिल जाएंगे, जो भी, पता नहीं आप लोगों ने क्या एग्ज़ाम किया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक ना। ओके, चलिए ठीक है, बाय। थैंक यू सो मच आप सभी का।